नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम अवधेश है। तो चलिए अब यह कहानी अवधेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अवधेश है और मैं राजस्थान के ब्यावर शहर का रहने वाला हूँ। कहने को तो शहर है, पर आज भी हमारे यहाँ की हवा में गांव की सादगी और मिट्टी की खुशबू घुली हुई है। पेशा मेरा वही है जो इस देश की नसों में खून की तरह दौड़ता है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और शायद यही वजह थी कि बचपन से ही मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों और लंबे सफर से एक अजीब सा लगाव हो गया था। आज मुझे इस लाइन में लगभग 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में मैंने हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा कोना छोड़ा हो जहां मेरे ट्रक के पहिए न पहुंचे हों। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पहियों पर ही गुजरा है। दिन को रात और रात को दिन बनते देखना मेरी आदत में शुमार हो चुका था। अक्सर लोग पूछते हैं कि अकेले इतने लंबे और सुनसान रास्तों पर डर नहीं लगता। मैं बस मुस्कुराकर टाल देता था। डर किस बात का? सड़कें तो मेरी दोस्त थीं और ट्रक मेरा घर। इन 15 सालों में मैंने न जाने कितनी अमावस की रातें घने जंगलों और वीरान हाईवे पर गुजारी होंगी, लेकिन कभी मेरे साथ कोई ऐसी अनहोनी या डरावनी घटना नहीं हुई थी जिससे मेरे दिल में खौफ की एक लकीर भी खींची हो। मेरी ट्रक ड्राइविंग की जिंदगी के वो 15 साल बड़े ही सुकून और सामान्य तरीके से बीते थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को मेरा यह सुकून मंजूर नहीं था। शायद मेरी जिंदगी की किताब में एक ऐसा भयानक अध्याय जुड़ने वाला था जिसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। एक ऐसा सफर मेरा इंतजार कर रहा था जो मेरे इस गुरूर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने वाला था कि मेरे साथ कुछ भी डरावना नहीं हो सकता। ये बात उस वक्त की है जब मैं जयपुर की एक बड़ी मार्बल फैक्ट्री के मालिक सेठ गिरधारी लाल जी का ट्रक चलाया करता था। सेठ जी का काम पूरे देश में फैला हुआ था और मैं उनका सबसे भरोसेमंद ड्राइवर था। उस दिन भी मैं फैक्ट्री से अपने 18 चक्का ट्रक में कीमती मकराना मार्बल के स्लैब लाद कर गुजरात के राजकोट शहर के लिए रवाना हुआ था। माल बहुत कीमती था और उसे सही सलामत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने जयपुर से अपना सफर दोपहर के करीब 2 बजे शुरू किया था। मौसम साफ था और हाईवे पर गाड़ी मक्खन की तरह दौड़ रही थी। मैंने सोचा था कि रात तक अहमदाबाद पार कर लूंगा और अगली सुबह तक आराम से राजकोट पहुंच जाऊंगा। सफर के शुरुआती कुछ घंटे बड़े आराम से निकले। मैं अपनी आदत के मुताबिक पुराने हिंदी गाने सुनता हुआ अपनी ही धुन में ट्रक चला रहा था। शाम ढल रही थी और सूरज की नारंगी किरणें सड़क पर बिछी जा रही थीं। राजस्थान की धरती को पीछे छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे गुजरात की सीमा की ओर बढ़ रहा था। रात के करीब 9 बजे मैं आबू रोड के पास एक ढाबे पर रुका। सोचा खाना खाकर और 1-2 घंटा आराम करके आगे का सफर शुरू करूंगा। ढाबा सड़क के किनारे ही था और वहां मेरे जैसे कई और ट्रक ड्राइवर अपनी थकान मिटाने के लिए रुके हुए थे। मैंने ढाबे वाले को दाल रोटी का ऑर्डर दिया और एक चारपाई पर जाकर लेट गया। दिन भर की ड्राइविंग से शरीर थोड़ा थक गया था। मैं लेटकर आसमान के तारों को देख ही रहा था कि तभी मेरी जेब में रखा फोन वाइब्रेट होने लगा। मैंने फोन निकालकर स्क्रीन पर देखा। घर नाम से नंबर चमक रहा था। यह मेरे छोटे भाई का नंबर था। आमतौर पर जब मैं लंबे टूर पर होता था तो घर वाले ज्यादा परेशान नहीं करते थे। हम 2-3 दिन में एक बार बात कर लेते थे। अभी कल शाम को ही मेरी माँ से बात हुई थी। इतनी जल्दी दोबारा फोन आते देख मेरे मन में एक अनजानी सी आशंका ने जन्म लिया। मैंने फोन उठाया। हाँ छोटू, सब ठीक है? दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो मेरे भाई की नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी राम भरोसे काका की थी। उनकी आवाज कांप रही थी। अवधेश बेटा, जल्दी से घर आ जा, तेरी माँ। इतना कहकर वो रुक गए। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से ढक से रह गया। मेरा गला सूख गया। क्या हुआ माँ को काका? आप बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, वो छत से पैर फिसल गया। सिर में बहुत गहरी चोट आई है। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर कुछ ठीक नहीं बता रहे। तू बस सब कुछ छोड़कर जल्दी आ जा। उनकी आवाज में एक बेबसी थी जो मुझसे छिपी नहीं रह सकी। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
जिस मां से कल शाम को हंस हंस कर बातें कर रहा था, वो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मेरे कानों में डॉक्टर के शब्द गूंज रहे थे, कुछ ठीक नहीं बता रहे। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ढाबे का शोर, लोगों की आवाजें, सब कुछ मेरे लिए बेमानी हो गया था। मेरे सामने बस मेरी माँ का चेहरा घूम रहा था। मैंने तुरंत ढाबे वाले को पैसे दिए और बिना कुछ खाए ही वहां से उठ गया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे बस किसी भी तरह जल्द से जल्द ब्यावर पहुंचना था। लेकिन मैं राजकोट के रास्ते पर था और मेरा घर ठीक उल्टी दिशा में था। मैंने तुरंत अपने मालिक सेठ गिरधारी लाल जी को फोन किया। मैंने कांपती हुई आवाज में उन्हें सारी बात बताई। सेठ जी भले आदमी थे। उन्होंने मेरी हालत को समझा। वो बोले, अवधेश तू फिक्र मत कर, तू ऐसा कर, ट्रक को लेकर ही घर चला जा। अगर तू ट्रक यहां जयपुर वापस लाने के चक्कर में पड़ेगा और फिर घर जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। माँ जी के लिए एक एक पल कीमती है। तू सीधा ट्रक मोड़ और ब्यावर के लिए निकल। माल की चिंता मत करना, वो मैं देख लूंगा। बस माँ जी का ध्यान रखना। सेठ जी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस मुश्किल घड़ी में उनका सहारा किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और फोन काट दिया। अब मेरे सामने एक ही लक्ष्य था, ब्यावर। मैंने ट्रक को हाईवे से वापस मोड़ा। रात के करीब 10 बज चुके थे। जिस रास्ते से मैं आया था, अब उसी रास्ते पर वापस जा रहा था। लेकिन इस बार मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं और मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि मैं समय पर अपनी मां के पास पहुंच जाऊं। जयपुर वापस पहुंचने के लिए मुझे वही रास्ता लेना था, लेकिन रात के समय सफर हमेशा अलग होता है। अब सड़कें ज्यादा सुनसान थीं। मैं ट्रक को लगभग 100 की रफ्तार से दौड़ा रहा था। मेरे मन में हजारों बुरे ख्याल आ रहे थे। हर गुजरते पल के साथ मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं उदयपुर को पार करके पाली की तरफ जाने वाले हाईवे पर था। यह रास्ता थोड़ा सुनसान माना जाता है क्योंकि यह अरावली की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक किसी और गाड़ी की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। चिंता और थकान की वजह से मेरी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैंने खुद को जगाए रखने के लिए ट्रक का शीशा नीचे कर लिया। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिससे मुझे थोड़ी ताजगी महसूस हुई। मैं अपनी सीट पर थोड़ा तनकर बैठ गया और अपनी आंखों को पूरी तरह खोलकर सड़क पर नजरें गड़ा दी। यहीं से मेरी जिंदगी के उस सबसे भयानक स्वर की असल शुरुआत होने वाली थी। उस वक्त तक मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मां के लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूं, उस तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में मेरा सामना एक ऐसी चीज से होने वाला है जो इंसानियत और वहशीपन के बीच की सारी सीमाओं को तोड़ देगी। मुझे नहीं पता था कि यह सुनसान सड़क सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन था। मेरा यथार्थवादी मन, जिस पर मुझे बद्धा गुमान था, आज वो एक ऐसे सच का सामना करने वाला था जिसे मानने के लिए मेरा दिमाग कभी तैयार ही नहीं होता। वह रात सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन का वह पन्ना थी जिसे मैं चाहकर भी कभी पलट नहीं सकता था। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से कोसों दूर हैं, और वो हमेशा अच्छी नहीं होती। रात का वो पहर था जब दुनिया सोती है और सड़कें जागती हैं, लेकिन मैं जिस सड़क पर था वो जाग नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी गहरी भयानक नींद में डूबी हुई हो। पाली से ब्यावर की तरफ जाने वाला यह हाईवे अरावली की पहाड़ियों के सीने को चीरकर बनाया गया था। दिन के उजाले में यही पहाड़ियां किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह लगती हैं, लेकिन अमावस की रात में ये किसी विशालकाय दैत्य की तरह लग रही थी जो सड़क को दोनों तरफ से अपनी काली भुजाओं में जकड़े हुए हों। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती थी, बस वहीं तक सड़क का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता था और उसके आगे सिर्फ और सिर्फ घना स्याह अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि मुझे अपने ट्रक के इंजन की आवाज और मेरे खुद के दिल की धड़कनें भी कान फाड़ने वाली लग रही थी। मन में मां की चिंता एक काले बादल की तरह छाई हुई थी और ऊपर से यह डरावना माहौल मेरे डर को और बढ़ा रहा था। 15 साल के मेरे ड्राइविंग करियर में मैंने पहली बार खुद को इतना अकेला और असहाय महसूस किया था। मैं अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर ट्रक चलाता जा रहा था। आंखें सड़क पर खड़ी थीं और हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमे हुए थे। मैं बार बार खुद को दिलासा दे रहा था, अवधेश हिम्मत मत हार, बस कुछ घंटों की बात है, फिर तू अपने घर पर होगा, अपनी मां के पास। लेकिन मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था।
पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था। सड़क अब सीधी नहीं थी, बल्कि किसी विशालकाय सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। हर कुछ 100 मीटर पर एक अंधा मोड़ आ जाता था। मैं ट्रक की रफ्तार धीमी कर चुका था, क्योंकि ऐसे रास्तों पर तेजी जानलेवा हो सकती थी। हर मोड़ पर मैं हॉर्न बजाता, इस उम्मीद में कि शायद सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, लेकिन दूर दूर तक कोई दूसरी रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी कायनात में सिर्फ मैं और मेरा यह ट्रक ही चल रहे हैं। तभी एक तीखे मोड़ पर मेरी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने मील के पत्थर पर पड़ी। हेडलाइट की तेज रोशनी में मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस पत्थर पर कोई बैठा हुआ है, एक धुंधला सा साया, बिल्कुल इंसानी आकार का। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आंखें झपकाकर दोबारा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना घिसा हुआ पत्थर था जिस पर शायद काई जमी हुई थी। मेरा दिमाग तुरंत बोला, ये तेरा वहम है अवधेश। तू थका हुआ है और परेशान भी, इसलिए तुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने मन को झिड़क दिया। मैंने सोचा कि शायद किसी जानवर का साया होगा, या फिर बस मेरी थकी हुई आंखों का धोखा। मैंने पानी की बोतल उठाकर मुंह पर कुछ छींटे मारे और फिर से पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। लेकिन उस धुंधले साए की तस्वीर मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। मैं उसे भूलने की जितनी कोशिश करता, वो उतना ही गहराती जाती। लगभग 5-7 किलोमीटर आगे निकलने के बाद एक और घुमावदार मोड़ आया। मैंने ट्रक को सावधानी से मोड़ा और जैसे ही सड़क सीधी हुई, मैंने आदत के अनुसार साइड वाले मिरर में एक नजर डाली, और जो मैंने उस शीशे में देखा उसने मेरे खून को रगों में जमा दिया। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। शीशे में सड़क के ठीक बीचों बीच, जहां से मैं अभी अभी गुजरा था, वही साया खड़ा था। इस बार वो ज्यादा साफ था। वो कोई औरत थी जिसने शायद गहरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो सड़क पर बिना हिले डुले खड़ी थी, ठीक उस जगह पर जहां से मेरा ट्रक गुजरा था। यह नामुमकिन था। कोई भी इंसान इतनी तेजी से उस मील के पत्थर से उठकर सड़क के बीच में नहीं आ सकता था, और कोई इस वीरान सड़क पर इस तरह खड़ा होकर क्या कर रहा होगा। एक पल को मेरे मन में आया कि ट्रक रोककर पीछे देखूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। डर की एक बर्फीली लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मैं बस उस जगह से, उस साए से जल्द दूर भाग जाना चाहता था। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। तभी मेरे दिमाग के किसी कोने में दबी हुई एक पुरानी बात कौंध गई। कई साल पहले जब मैंने नया नया ट्रक चलाना शुरू किया था, तब एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मुझे इसी रास्ते के बारे में चेताया था। उसने कहा था, अवधेश, सब रास्तों पर गाड़ी चलाना, लेकिन रात के वक्त पाली ब्यावर वाले इस पहाड़ी घाट से बचकर रहना। इसे भैरव घाटी कहते हैं। कहते हैं कि सालों पहले इस घाटी में एक बस गिर गई थी, जिसमें कई औरतें और बच्चे मारे गए थे। तब से ही यहाँ रात के वक्त अजीब चीजें होती हैं। कई ड्राइवरों ने एक औरत को सड़क पर घूमते देखा है, जो गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ कहते हैं कि वो ड्राइवरों का ध्यान भटकाकर उन्हें खाई में गिरा देती है। उस वक्त मैंने उस बुजुर्ग की बातों को वहम कहकर उड़ा दिया था। मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन आज, इस वीरान रात में, जब वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, तो मेरा सारा यथार्थवाद, मेरी सारी दलीलें धरी की धरी रह गई थी। क्या वो बुजुर्ग सही था? क्या वो साया उन्हीं भटकी हुई आत्माओं में से एक था? यह ख्याल आते ही मेरा डर 100 गुना और बढ़ गया। मैं हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन बुदबुदाने लगा। मेरी नजरें सड़क से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। मैं बस यह प्रार्थना कर रहा था कि यह घाटी जल्दी से खत्म हो जाए और मैं किसी आबादी वाले इलाके में पहुंच जाऊं। मैं डर के मारे ट्रक को भगाए जा रहा था। पहाड़ी ढलान शुरू हो चुकी थी और ट्रक की रफ्तार और भी तेज हो गई थी। मैं मुश्किल से ट्रक को काबू में रखे हुए था। लगभग 10 किलोमीटर और चलने के बाद मुझे दूर से कुछ रोशनी नजर आई। एक पल के लिए मेरे दिल को सुकून मिला। मुझे लगा शायद कोई गांव या ढाबा आने वाला है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचा, मेरा सुकून वापस खौफ में बदल गया। वो रोशनी किसी गांव की नहीं थी। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी जंग लगी हुई एम्बेसडर कार खड़ी थी, जिसकी पार्किंग लाइट्स जल बुझ रही थीं। उसके बगल में एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था, जिसने पूरा रास्ता रोक रखा था। यह देखकर मुझे ट्रक में ब्रेक लगाने पड़े। मेरे ट्रक के टायरों की तेज चीख उस खामोशी में दूर तक गूंज गई। ट्रक उस गिरी हुई गाड़ी से कुछ ही फुट की दूरी पर आकर रुका। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
ये पेड़ यहां कैसे गिरा और ये गाड़ी यहां बीच सड़क में क्यों खड़ी है? मैंने अपनी हेडलाइट की तेज रोशनी में देखा। उस पुरानी एम्बेसडर कार का बोनट खुला हुआ था और उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। तभी कार के बगल से एक सिलहूट, एक परछाई बाहर निकली। वो एक औरत थी। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ हिलाया, जैसे मदद के लिए इशारा कर रही हो। उसने वही गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। एक तरफ तो मां के पास पहुंचने की जल्दी थी और दूसरी तरफ यह रहस्यमयी मुसीबत। रास्ता पूरी तरह से बंद था। मैं न आगे जा सकता था, न ही इतनी संकरी सड़क पर ट्रक को पीछे मोड़ सकता था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वह औरत धीरे धीरे चलकर मेरे ट्रक की तरफ आने लगी। उसके कदमों में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी। मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? हो सकता है वो सच में किसी मुसीबत में हो। लेकिन मेरे दिमाग में भैरव घाटी की कहानियां और शीशे में दिखा वो खौफनाक मंजर घूम रहा था। क्या यह वही औरत थी या यह कोई और है जो सच में मदद का मोहताज है? मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उस औरत के चलने का अंदाज, उस जगह का माहौल, सब कुछ चीख चीख कर मुझे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं भागूं तो भागूं कहां? रास्ता तो बंद था। वह औरत अब मेरे ट्रक के दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया, शायद शीशा खटखटाने के लिए। मैं अपनी सीट पर जम गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। अब मैं उस जाल में पूरी तरह से कैद हो चुका था, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले ही अपने मन में किया था। और अब मुझे यह फैसला करना था कि मुझे दरवाजा खोलना है या नहीं। समय जैसे रुक गया था। मेरे ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी में वह औरत धीरे धीरे मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और मेरे कानों में मेरे ही खून का बहाव शोर कर रहा था। हर एक कदम जो वह आगे बढ़ाती, मेरे दिल की एक धड़कन कम हो जाती। मेरा पूरा शरीर पसीने में नहा गया था, लेकिन ठंड के मारे मेरे दांत आपस में बज रहे थे। दिमाग का एक हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था, यह वही है, यह वही साया है जो तूने शीशे में देखा था। यह इंसान नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा तर्कवादी हिस्सा अब भी एक क्षीण सी उम्मीद जगा रहा था। हो सकता है यह कोई और हो सकता है यह सच में कोई मजबूर औरत हो जिसे मदद की जरूरत है। मैं अपनी सीट से ऐसे चिपक गया था जैसे किसी ने मुझे गोंद से वहां चिपका दिया हो। मेरी आंखें उस औरत पर जमी थीं जो अब मेरे ट्रक के ड्राइवर साइड वाले दरवाजे के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था। बिखरे हुए बालों ने उसे और भी ढक लिया था। मैं बस यह प्रार्थना कर रहा था कि वह कुछ बोले बिना ही चली जाए, कि यह सब मेरा एक भयानक सपना साबित हो। लेकिन उसने मेरे सपनों को तोड़ने में देर नहीं लगाई। एक सूखी पतली उंगलियों वाला हाथ अंधेरे से बाहर आया और मेरे खिड़की के शीशे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। टक टक। आवाज धीमी थी, लेकिन उस भयानक खामोशी में वह किसी हथौड़े की चोट की तरह मेरे कानों में लगी। मेरा पूरा शरीर एक पल को कांप कर रह गया। मैं सांस लेना भी भूल गया था। वह कुछ पल रुकी रही, शायद मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। जब मैंने कोई हरकत नहीं की तो फिर से दस्तक हुई, इस बार थोड़ी जोर से। इसके साथ ही एक दबी हुई, कांपती हुई आवाज सुनाई दी, कोई है? प्लीज मदद कीजिए, हमारे साथ हादसा हो गया है। आवाज एक औरत की ही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी सूखे कुएं से आ रही हो। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, कुछ ठंडा और अप्राकृतिक। मेरा दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। एक ड्राइवर होने के नाते सड़क पर किसी की मदद करना हमारा पहला धर्म होता है। मैंने खुद न जाने कितनी बार लोगों की मदद की थी और दूसरों से मदद ली थी। अगर यह सच में कोई जरूरतमंद हुई और मैंने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। और फिर मैं फंसा हुआ भी तो था, रास्ता बंद था, मुझे बात तो करनी ही पड़ती। यही सोचकर मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां दुखने लगीं। मैंने खिड़की का लीवर धीरे धीरे घुमाया, शीशे को बस इतना ही नीचे किया कि आवाज आर पार हो सके, मुश्किल से 1 या 2 इंच। क्या हुआ है? मेरी अपनी आवाज भी मुश्किल से निकली। डर के मारे मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। साहब, भगवान आपका भला करे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे पति, उन्हें चोट लगी है, वह बोली। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। हम सुबह से सफर कर रहे हैं, यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। क्या आप हमें आगे किसी कस्बे तक छोड़ देंगे?
उसकी कहानी सुनकर एक पल के लिए मेरा डर थोड़ा कम हुआ। हो सकता है मैं खामख्वाह ही डर रहा था। यह एक साधारण दुर्घटना हो सकती है। आपके पति को ज्यादा चोट तो नहीं आई? एम्बुलेंस को फोन किया? मैंने पूछा। यहां फोन में नेटवर्क नहीं है साहब। मैंने बहुत कोशिश की, वह बोली। उनकी सांसें चल रही हैं, पर वो बेहोश हैं। प्लीज दरवाजा खोलिए। आप जो किराया बोलेंगे हम दे देंगे। किराए की बात सुनकर मेरा मन थोड़ा और साफ हुआ। भूत प्रेत किराया नहीं मांगते। मैंने सोचा, अवधेश तू पागल हो गया है। अपनी मां की चिंता में तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बेचारी सच में मुसीबत में है। यह सोचकर मैंने शीशा थोड़ा और नीचे किया ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं, उसे यह भरोसा दिला सकूं कि मैं उसकी मदद करूंगा। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही शीशा थोड़ा और नीचे हुआ और केबिन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी चीख मेरे गले में ही अटक कर रह गई। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा एकदम सफेद थी, जैसे किसी ने शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। गाल पिचके हुए थे और होंठ काले पड़ चुके थे, लेकिन सबसे भयानक थीं उसकी आंखें। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, वे बस दो काले गहरे गड्ढे थे, इतने काले कि ऐसा लगता था जैसे वे मेरे अंदर की सारी रोशनी को सोख लेंगे। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, कोई दर्द नहीं, कोई बेबसी नहीं, सिवाय एक खालीपन के, एक ऐसी ठंडक के जो किसी जिंदा इंसान में हो ही नहीं सकती। मैं डर के मारे पत्थर बन गया। मेरे शरीर की सारी हरकतें बंद हो गईं। मुझे समझ आ गया था कि भैरव घाटी की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं। आज मैं उस कहानी का एक हिस्सा बन चुका था। जैसे ही उसे समझ आया कि मैंने उसका असली चेहरा देख लिया है, उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। वो दर्द और बेबसी का मुखौटा उतर गया। उसके काले होंठ एक भयानक अप्राकृतिक मुस्कान में खिंच गए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ वहशीपन था। बड़ी जल्दी में है ड्राइवर। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, अब वह आवाज गहरी और खुरदरी हो गई थी, जैसे कोई कांच पर पत्थर रगड़ रहा हो। अपनी मां के पास जा रहा है। उसे तो तू अब कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस घाटी में जो आता है वो वापस नहीं जाता। ये सुनते ही मेरे पैरों तले रही सही जमीन भी खिसक गई। मेरे ट्रक में अचानक एक जोर का झटका लगा और इंजन, जो अब तक चालू था, एक घरघराहट के साथ बंद हो गया। हेडलाइट्स एक पल को तेज चमकी और फिर बुझ गईं। केबिन में लगे म्यूजिक सिस्टम से अचानक जोर की स्टैटिक की आवाज आने लगी और फिर वह भी बंद हो गया। एक झटके में मेरा ट्रक एक चलता फिरता घर से एक लोहे का ताबूत बन गया था। खटैक की आवाज के साथ ट्रक के दोनों दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। अब बाहर सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी, जिसमें उसका वो सफेद डरावना चेहरा चमक रहा था। अब कहां जाएगा भागकर? वह फुसफुसाई और उसकी वो भयानक मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मैं पागलों की तरह चाबी घुमाने लगा। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, भगवान के लिए स्टार्ट हो जा। मैं बुदबुदा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक पूरी तरह से मर चुका था। तभी उसने अपना हाथ खिड़की के उस छोटे से गैप में डालने की कोशिश की। उसकी उंगलियां सूखी टहनियों की तरह थीं, लेकिन उनमें एक अमानवीय ताकत थी। वह शीशे को नीचे की तरफ खींचने लगी। मैं घबरा कर अपनी पूरी ताकत से शीशे को ऊपर चढ़ाने वाले लीवर को घुमाने लगा। एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। वो अपनी पूरी ताकत से शीशे को नीचे खींच रही थी और मैं उसे ऊपर करने की कोशिश कर रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि शीशा चरमरा रहा है, जैसे वह किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगा। तुझे लगता है तू बच जाएगा? वह गुर्राई। तुम सब मर्द एक जैसे हो, अपनी ताकत के घमंड में चूर। उस दिन भी उन लोगों ने यही सोचा था। उन्होंने सोचा था वो मुझे यहां मारकर फेंक देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। पता तो किसी को नहीं चला, लेकिन मैं आज भी यही हूं, उन सब का हिसाब करने के लिए। और अब तेरा हिसाब होगा। उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थीं। वह किन लोगों की बात कर रही थी? कौन सा हिसाब? मेरे पास यह सब सोचने का वक्त नहीं था। मेरी पूरी जान उस खिड़की के शीशे को ऊपर रखने में लगी हुई थी। तभी एक भयानक कड़ाक की आवाज हुई। शीशे के बीचों बीच एक मोटी दरार पड़ गई। उसकी ताकत मेरे ऊपर हावी हो रही थी। मैं समझ गया कि मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। मैं अपनी सीट पर पीछे की तरफ खिसकने लगा, जितना हो सकता था दरवाजे से दूर। मेरा शरीर कांप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे लगा कि बस यही मेरा अंत है। मैं अपनी मां का चेहरा आखिरी बार भी नहीं देख पाऊंगा। उसने एक आखिरी जोरदार झटका दिया।
ड्राइवर साइड की खिड़की का मजबूत शीशा हजारों टुकड़ों में टूटकर मेरे ऊपर बिखर गया। कांच के टुकड़े मेरे चेहरे और हाथों में चुभ गए और उस टूटी हुई खिड़की के खाली फ्रेम से उसका वो भयानक बिना पुतलियों वाला चेहरा अंदर की तरफ झुका। उसकी वो खौफनाक मुस्कान अब मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। मेरे मुंह से सिर्फ एक दबी हुई चीख निकल सकी। मेरे मुंह से निकली हुई चीख अंधेरे में ही दबकर रह गई। उस डायन का भयानक चेहरा टूटी हुई खिड़की के फ्रेम में था और उसकी वो काली बिना पुतलियों वाली आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं। एक पल के लिए मेरा पूरा वजूद सुन्न पड़ गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शरीर पत्थर का हो गया और वक्त जैसे जम सा गया। मौत इतनी करीब, इतनी भयानक और इतनी हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी होगी, ये मैंने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी वो वहशी मुस्कान और भी चौड़ी हुई और उसने अपना एक हाथ, जो सूखी टहनियों जैसा लग रहा था, अंदर डालकर मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जिनके नाखून काले और बढ़े हुए थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरे गले को छूने की कोशिश की, मेरे अंदर का सोया हुआ डर एक झटके से जागा और एड्रेनालिन की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। दिमाग ने एक ही संदेश दिया, लड़ो या मरो, और मैं मरना नहीं चाहता था। मैं अपनी मां का चेहरा देखे बिना नहीं मर सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को पीछे की तरफ धकेला। उसकी पकड़ से बचने के लिए मैं ड्राइवर सीट से हटकर दोनों सीटों के बीच वाली जगह पर गिर गया। उसका हाथ हवा में रह गया, लेकिन उसने तुरंत दूसरा दांव खेला। वह बिजली की तेजी से टूटी खिड़की से आधा शरीर अंदर घुसा लाई और मेरे पैर को पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी लोहे के शिकंजे की तरह थी और उसकी त्वचा, हे भगवान, उसकी त्वचा इतनी ठंडी थी जैसे कोई बर्फ की सिल्लियों को छू रहा हो। एक अप्राकृतिक ठंडक जो मेरी पैंट के कपड़े को भेदती हुई मेरे खून तक पहुंच रही थी। उस ठंडक के एहसास ने मेरे डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया। कहां जाएगा बचकर? वह एक अजीब सी घर घर आती हुई आवाज में बोली, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। आज तेरा हिसाब होकर रहेगा। उसने मेरे पैर को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसकी ताकत अमानवीय थी। मैं फर्श पर अपनी एड़ियां और हाथ गड़ाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं 1 इंच भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। वह मुझे बड़ी आसानी से खींच रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी कपड़े की गुड़िया को खींचता है। मेरा सिर ट्रक के हैंड ब्रेक और गियर लीवर से टकरा रहा था, लेकिन मुझे उस दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। मेरा पूरा ध्यान बस उसकी पकड़ से छूटने पर था। छोड़ मुझे, छोड़! मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज उस वीरान घाटी में सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मेरी नजर ड्राइवर सीट के नीचे पड़ी एक चीज पर गई। वो लोहे की एक मोटी रॉड थी, जिसे हम टायर बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ड्राइवर लोग अक्सर उसे अपनी सीट के नीचे ही रखते हैं, आत्मरक्षा के लिए। आज पहली बार उसकी असली जरूरत पड़ी थी। मैंने दूसरे हाथ से झपट कर उस रॉड को पकड़ने की कोशिश की। वह मुझे लगातार अपनी तरफ खींच रही थी और मैं रॉड से बस कुछ इंच दूर था। मैंने एक आखिरी जोरदार कोशिश की, अपने शरीर को आगे की तरफ फेंका और मेरी उंगलियों ने उस ठंडे लोहे को छू लिया। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे अपनी तरफ खींचा। रॉड अब मेरे हाथ में थी। बिना एक पल गंवाए मैंने उस भारी रॉड को अपनी पूरी ताकत से घुमाकर उसके उस हाथ पर दे मारा जिसने मेरा पैर पकड़ रखा था। खचाक! एक अजीब सी सूखी हड्डी टूटने जैसी आवाज आई, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ। उसने गुर्राकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब गुस्सा था, लेकिन एक पल के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। बस यही मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत अपने पैर को उसकी पकड़ से छुड़ाया और बिना सोचे समझे पैसेंजर सीट की तरफ भागा। मैं सीटों पर चढ़ता हुआ गिरता पड़ता दूसरी तरफ पहुंचा। उसने फिर से मुझे पकड़ने की कोशिश की। उसके नुकीले नाखूनों ने मेरी पीठ पर गहरे घाव बना दिए, जिनमें से गर्म खून बहने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर जलते हुए अंगारे रख दिए हों, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कांपते हुए हाथों से पैसेंजर साइड के दरवाजे का लॉक खोला और उसे धक्का देकर बाहर की तरफ कूद गया। मैं सड़क की ठंडी और खुरदरी तारकोल पर धड़ाम से गिरा। मेरा सिर एक पत्थर से टकराया और एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कानों में एक तेज साई साई की आवाज होने लगी, लेकिन मैं बेहोश नहीं हो सकता था। मुझे पता था कि अगर मैं यहां एक पल भी और रुका तो वो मुझे मार डालेगी। मैंने खुद को संभाला,
मेरे कपड़े कई जगह से फट गए थे और शरीर पर अनगिनत खरोंचें थीं। मैंने उठकर पीछे मुड़कर देखा। मेरा दिल हलक में आ गया। वो मुझसे बस 20-25 कदम दूर थी, लेकिन वो दौड़ नहीं रही थी। वो हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी और बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई काला कफन हो। यह देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं समझ गया कि मैं इस अलौकिक शक्ति से भागकर नहीं जीत सकता। मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे अंदर अब और दौड़ने की ताकत नहीं बची थी। मैंने हार मान ली थी। मैं हांफता हुआ जमीन पर पड़ा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपनी माँ का चेहरा याद करने लगा। माफ करना माँ, मैं नहीं पहुंच सका। मेरे होंठ बुदबुदाए। मैंने अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया। मुझे हवा में एक सरसराहट महसूस हुई। मुझे पता था वो मेरे ठीक ऊपर आ चुकी है, लेकिन तभी एक बहुत तेज रोशनी ने मेरी बंद आंखों को भी चौंधिया दिया। इसके साथ ही एक तेज हॉर्न की आवाज ने पूरी घाटी को दहला दिया। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। सामने से उसी सड़क पर एक और ट्रक तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। उसकी 2 बड़ी बड़ी हेडलाइट्स किसी देवदूत की आंखों की तरह चमक रही थी। उस ट्रक की रोशनी सीधे उस डायन पर पड़ रही थी। रोशनी पड़ते ही उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। वो आवाज किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जो सीधे रूह को कंपा दे। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे वो रोशनी उसे जला रही हो। आने वाले ट्रक के ड्राइवर ने शायद सड़क पर मुझे और उस अजीब सी औरत को देख लिया था। उसने लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और ट्रक को बिना धीमा किए हमारी तरफ दौड़ाने लगा। वो डायन कुछ पल तक उस रोशनी में तड़पती रही। फिर उसने एक आखिरी नफरत भरी निगाह मुंह पर डाली और किसी काले धुएं के गुब्बार की तरह हवा में घुलकर सड़क के किनारे लगे पेड़ों के अंधेरे में गायब हो गई। मैं सड़क पर उसी तरह पड़ा रहा, कांपता हुआ, और उस आते हुए ट्रक को देखता रहा। वो ट्रक मेरे पास आकर रुका। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर नीचे उतरा। उसके चेहरे पर घबराहट और आश्चर्य के भाव साफ देखे जा सकते थे। हे भगवान, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? और वो औरत कहां गई जो आपके ऊपर झुकी हुई थी? उसने दौड़कर मुझे उठाते हुए पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं बस उस दिशा में देखता रहा जहां वो गायब हुई थी। मेरी आवाज पूरी तरह से जा चुकी थी। मैं जिंदा था, लेकिन मेरे अंदर का कुछ हिस्सा शायद हमेशा के लिए उसी भैरव घाटी की सड़क पर मर चुका था। मैं सड़क पर पड़ा कांप रहा था और वो दूसरा ट्रक ड्राइवर, जो मेरे लिए किसी फरिश्ते की तरह आया था, मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरे कानों में अब भी उस डायन की दिल दहला देने वाली चीख गूंज रही थी। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा भयानक वो खौफ था जो मेरी रूह में उतर चुका था। भाई साहब, अरे कुछ तो बोलिए, आप ठीक हैं? उस ड्राइवर ने मेरे कंधों को हिलाते हुए पूछा। उसकी उम्र लगभग 50 के करीब होगी। चेहरे पर एक घनी दाढ़ी थी और उसने सिर पर एक पगड़ी बांध रखी थी। वो एक सरदार जी थे। उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से सिर्फ एक घरघराहट निकली। मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं बस अपनी उंगली से उस तरफ इशारा कर सका जहां वो अंधेरे में गायब हुई थी। सरदार जी ने उस तरफ देखा और फिर मेरी हालत को। मेरे फटे हुए कपड़े, पीठ और चेहरे पर खून के निशान और आंखों में बसी हुई दहशत देखकर उन्होंने शायद अंदाजा लगा लिया कि मामला बहुत गंभीर है। रब राखा, चलिए पहले यहां से हटिए, उन्होंने कहा और लगभग मुझे खींचते हुए अपने ट्रक की तरफ ले गए। उन्होंने मुझे पैसेंजर सीट पर बिठाया और पानी की एक बोतल मेरे हाथ में थमा दी। पानी पियो भाई, हिम्मत रखो। मैंने कांपते हुए हाथों से बोतल पकड़ी और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर गया। पानी जब मेरे सूखे गले से नीचे उतरा तो जैसे मेरे अंदर थोड़ी जान आई। वो एक औरत थी। आखिरकार मेरे मुंह से कुछ शब्द फूटे। हाँ भाई, मैंने देखा, सरदार जी ने कहा। अजीब सी दिख रही थी। जैसे ही मेरी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ी, वो ऐसे भागी जैसे। छोड़ो, तुम बताओ हुआ क्या? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और तुम्हारा ट्रक? उन्होंने मेरे ट्रक की तरफ इशारा किया जो सड़क पर मुर्दे की तरह खड़ा था, जिसकी एक खिड़की टूटी हुई थी। मैंने उन्हें लड़खड़ाती हुई जबान में सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे मुझे वो मील के पत्थर पर दिखी, फिर शीशे में, और कैसे उसने गाड़ी और पेड़ गिराकर रास्ता रोका था। मैंने उसे अपना असली चेहरा दिखाते हुए और मुझ पर हमला करते हुए भी बताया।
मैं बोलता जा रहा था और मेरे शरीर का कंपन बढ़ता जा रहा था। सरदार जी खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य नहीं बल्कि एक गहरी गंभीरता और समझ के भाव थे, जैसे वो जानते हों कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। वाहे गुरु, इसका मतलब वो आज भी यहीं है। उस रात की बात सच थी। क्या क्या मतलब? कौन सी रात? मैंने पूछा। पहले चलो तुम्हारी गाड़ी देखते हैं। यह कहकर वो अपने ट्रक से नीचे उतरे। मैं भी हिम्मत करके उनके पीछे पीछे उतरा। हम दोनों मेरे ट्रक के पास गए। टूटी हुई खिड़की, केबिन के अंदर बिखरे हुए कांच और मेरे खून के कुछ धब्बे सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि अंदर एक जानलेवा संघर्ष हुआ था। फिर हम उस पुरानी एम्बेसडर कार की तरफ बढ़े। तुमने कहा था कि इसमें उसका पति जख्मी हालत में पड़ा है, सरदार जी ने पूछा। हाँ, उसने यही कहा था, मैंने जवाब दिया। सरदार जी ने अपनी टॉर्च निकाली और कार के शीशे पर रोशनी मारी, और जो हमने अंदर देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन और भी ज्यादा खिसक गई। गाड़ी अंदर से पूरी तरह खाली थी। सीटों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। डैशबोर्ड पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जंग लगी थी कि लग रहा था जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ तक न हो। यह गाड़ी किसी हाल में चल नहीं सकती थी। ये तो बस एक कबाड़ का ढेर थी जिसे बड़ी चालाकी से सड़क के बीच में खड़ा कर दिया गया था। यह कैसे हो सकता है? मैं हकलाया। वो तो कह रही थी कि वो सुबह से सफर कर रहे हैं। वो झूठ बोल रही थी भाई। सरदार जी की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। वो तुम्हें फंसाना चाहती थी। और यह गिरा हुआ पेड़, उन्होंने टॉर्च पेड़ की तरफ घुमाई, यह भी तूफान से नहीं गिरा है। इसे देखो, इसे नीचे से काटा गया है, लेकिन काटने के निशान बहुत पुराने हैं। यह सब एक जाल था अवधेश भाई, एक बहुत पुराना और खतरनाक जाल। मेरा सिर चकराने लगा। यह सब मेरी समझ से बाहर था। तभी मुझे अपनी माँ का ख्याल आया। मुझे जाना होगा सरदार जी, मैं लगभग गिड़गिड़ाया। मेरी माँ अस्पताल में है। मुझे किसी भी हाल में पहुंचना है। हिम्मत रखो नौजवान, अगर रब ने तुम्हें आज इस बला से बचाया है तो वो तुम्हारी माँ की भी रक्षा करेगा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस जगह का सच जानना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुम किसके चंगुल से बचकर निकले हो। वो मुझे वापस अपने ट्रक के पास ले गए और मुझे बिठाया। फिर उन्होंने बताना शुरू किया और उनकी आवाज में उस रात का सारा अंधेरा और दर्द सिमट आया था। आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा। यह हाईवे तब नया नया बना था। तब यहां इतनी गाड़ियां नहीं चलती थीं, खासकर रात में। इसी जगह पर जहां आज हम खड़े हैं, एक जवान जोड़ा अपनी नई नवेली एम्बेसडर कार में जयपुर से अहमदाबाद जा रहा था। लड़का लड़की की नई नई शादी हुई थी। कहते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। सरदार जी एक पल को रुके, जैसे उस भयानक मंजर को याद कर रहे हों। लड़के ने मदद के लिए कई गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिरकार एक ट्रक रुका। उसमें ड्राइवर के साथ 3 और लोग थे। उन्होंने मदद करने का नाटक किया। उन्होंने लड़के को गाड़ी ठीक करने के बहाने ट्रक से कुछ औजार लाने को कहा। जब वो भोला लड़का औजार लेने गया तो उन दरिंदों ने उसकी पत्नी को गाड़ी से बाहर खींच लिया। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया। सरदार जी की आवाज भर्रा गई। जब लड़के ने आकर यह देखा और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। और उस लड़की को, उसे भी अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उन्होंने उसे यहीं मारकर इस पेड़ से लटका दिया था। अगले कई दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। जब लाशों से बदबू आने लगी तब पुलिस को इस हादसे का पता चला। वो दरिंदे कभी पकड़े नहीं गए। वो लड़की, कहते हैं उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसकी चीखें आज भी इस घाटी में गूंजती हैं। तब से ही उसने इस जगह को अपना घर बना लिया है। वो हर आने जाने वाले मर्द से अपने गुनहगारों का बदला लेती है, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसे हर मर्द में वही दरिंदा नजर आता है। वो अलग अलग रूप में दिखती है। कभी लिफ्ट मांगती है, कभी एक्सीडेंट का नाटक करती है। कई ड्राइवर यहां से गुजरते हुए उसे देख चुके हैं। कुछ तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थे जो बच गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। सरदार जी की कहानी सुनकर मैं पत्थर का हो गया। तो वो औरत, वो एक बदला लेने वाली आत्मा थी। एक ऐसी आत्मा जिसे इंसानों ने ही डायन बनने पर मजबूर कर दिया था। एक पल के लिए मेरे मन में उसके लिए नफरत की जगह दया ने ले ली, लेकिन अगले ही पल उसका वो भयानक चेहरा याद करके मेरी रूह कांप गई। अब चलो, सरदार जी ने कहा। यहां एक पल भी रुकना
खतरे से खाली नहीं है। देखते हैं तुम्हारा ट्रक स्टार्ट होता है या नहीं। हम मेरे ट्रक के पास गए। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी लगाई। मेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, ट्रक का इंजन एक ही बार में घर घर आकर जिंदा हो गया। हेडलाइट्स जल उठी। ऐसा लगा जैसे उस आत्मा का साया हटते ही मेरे ट्रक की जान वापस आ गई हो। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वाहे गुरु का शुक्र है, सरदार जी बोले। अब एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। जब तक हम ये घाटी पार नहीं कर लेते, एक दूसरे से आगे पीछे ही रहेंगे। मैंने सिर हिलाया। सरदार जी ने और मैंने मिलकर उस पुरानी जंग लगी एम्बेसडर को धक्का देकर सड़क के किनारे किया। पेड़ की कुछ टहनियां तोड़कर हमने ट्रक निकलने की जगह बनाई। मैं वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने एक आखिरी बार उस जगह को देखा जहां वो पुरानी गाड़ी खड़ी थी और जहां से वो अंधेरे में गायब हुई थी। फिर मैंने अपना ट्रक गियर में डाला और सरदार जी के ट्रक के पीछे पीछे चल दिया। हम दोनों के ट्रकों की रोशनी उस भयानक अंधेरे को चीर रही थी। लेकिन अब मुझे उस अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मैं जानता था कि उस अंधेरे में कौन सा खूनी सजदफन है। हम दोनों के ट्रक अब एक काफिले की तरह उस मौत की घाटी से गुजर रहे थे। आगे सरदार जी का ट्रक था और मैं अपनी टूटी खिड़की वाले ट्रक में ठीक उनके पीछे। ठंडी हवा के झोंके अब भी सीधे मेरे चेहरे और शरीर से टकरा रहे थे, लेकिन अब मुझे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर और मेरी रूह दोनों उस खौफनाक मुठभेड़ के बाद सुन्न पड़ चुके थे। भैरव घाटी का बचा हुआ रास्ता शायद 10-15 किलोमीटर का ही रहा होगा, लेकिन वो 10-15 किलोमीटर मुझे 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे लग रहे थे। मेरा पूरा ध्यान सरदार जी के ट्रक की लाल बत्तियों पर टिका हुआ था। वो लाल बत्तियां उस अथाह अंधेरे में मेरे लिए उम्मीद की किरण की तरह थीं। जब तक वो मुझे दिख रही थीं, मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा हूं, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन मेरा दिमाग अब भी वहीं उसी पेड़ और उस जंग लगी एम्बेसडर के पास अटका हुआ था। बार बार मेरी आंखों के सामने उसका वो भयानक चेहरा घूम जाता था। वो बिना पुतलियों वाली काली आंखें, वो वहशी मुस्कान और कांच तोड़कर अंदर आता उसका वो पंजा। हर बार जब यह मंजर मेरी आंखों के सामने आता, मेरा शरीर सिहर उठता और मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और भी कस जाते। सड़क के किनारे लगे हर पेड़ की परछाई में मुझे उसी का अक्स नजर आता। हर मोड़ पर मुझे लगता कि वो अचानक कहीं से निकलकर हमारे सामने आ जाएगी। मैं अब उस घाटी के हर साए से डर रहा था। सरदार जी ने सही कहा था, मैं जिंदा बच गया था, लेकिन मेरे अंदर कुछ मर चुका था। मेरा वो घमंड कि मैं भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं करता, चकनाचूर हो चुका था। मैंने उस रात वो देखा था, वो महसूस किया था, जिसे दुनिया की कोई किताब, कोई विज्ञान समझा नहीं सकता। मैंने मौत को छुआ था और मौत ने मुझ पर अपनी ठंडी उंगलियों के निशान छोड़ दिए थे। मेरी पीठ और चेहरे पर लगे जख्मों में अब हल्का हल्का दर्द होने लगा था, लेकिन वो दर्द मेरे अंदरूनी जख्मों के आगे कुछ भी नहीं था। लगभग आधे घंटे की उस तनावपूर्ण यात्रा के बाद मुझे दूर कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आईं। पहाड़ी रास्ता खत्म हो रहा था और हाईवे अब सीधा और चौड़ा होने लगा था। वो एक छोटे से कस्बे की रोशनियां थीं जो सुबह के 4 बजे भी जाग रहा था। वहां सड़क के किनारे कुछ ढाबे थे जहां हमारे जैसे कई और ट्रक कतार में खड़े थे। जैसे ही हम उस कस्बे में हुए, ऐसा लगा जैसे मैंने महीनों बाद खुली हवा में सांस ली हो। घाटी का वो दम घोंटने वाला भारी माहौल पीछे छूट गया था। यहां हवा में चाय और पराठों की महक थी, लोगों की हल्की फुल्की आवाजें थीं। यह नॉर्मल सी, यह सामान्य दुनिया का एहसास इतना सुखद था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सरदार जी ने अपना ट्रक एक ढाबे के सामने रोका। मैंने भी अपना ट्रक ठीक उनके पीछे लगा दिया। हम दोनों नीचे उतरे। सुबह की पहली किरणें अब आसमान पर दस्तक दे रही थीं। पूरब की दिशा में एक हल्की सी नारंगी लकीर खिंच गई थी। रात का अंधेरा अब छोंट रहा था। आ जाओ भाई, सरदार जी ने कहा और हम ढाबे की एक चारपाई पर जाकर बैठ गए। 2 बढ़िया सी चाय बनाओ, अदरक डालकर, उन्होंने ढाबे वाले लड़के को आवाज लगाई। मैं खामोशी से बैठा रहा। अब जब खतरा टल चुका था तो मेरे शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। मेरे हर जोड़ में दर्द हो रहा था और थकान मुझ पर हावी हो रही थी। तुम यहीं आराम करो, सरदार जी ने मेरी हालत देखकर कहा। तुम्हारे घर का रास्ता अब यहां से अलग हो जाएगा। मुझे सीधा जोधपुर निकलना है। ये सुनते ही मेरे दिल में एक उदासी छा गई। सरदार जी, जिनसे मैं बस कुछ घंटे पहले ही मिला था, अब मुझे एक भाई की तरह लग रहे थे। वो अकेले इंसान थे जो जानते थे कि मैं किस नरक से गुजर कर आया हूं। उनके जाने के बाद मैं फिर से अकेला रह जाऊंगा।
अपनी इस भयानक याद के साथ। चाय आ गई। गर्म चाय का कप हाथ में पकड़ते ही मेरे कांपते हुए हाथों को थोड़ी राहत मिली। सरदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। अगर आज आप ना होते तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। अरे इसमें शुक्रिया कैसा भाई, वो मुस्कुराए। ऊपर वाले ने मुझे बस एक झरिया बनाया था। जान बचाने वाला तो वो खुद है। बस आगे से ध्यान रखना। ड्राइवरों की जिंदगी वैसे ही मुश्किल होती है और कुछ रास्ते तो सच में बदनसीब होते हैं। ये भैरव घाटी उन्हीं में से एक है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें से एक काले रंग का धागा निकालकर उन्होंने मेरे हाथ में दिया। यह लो, इसे अपनी कलाई पर बांध लो, हमारे गुरुद्वारे का है, रब तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने कांपते हुए हाथों से वो धागा ले लिया। उस धागे में मुझे एक अजीब सी शक्ति और सुकून का एहसास हुआ। चाय खत्म करने के बाद वो खड़े हो गए। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं, मुझे भी वक्त पर पहुंचना है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हारना, तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है। सीधा अस्पताल जाना और हमें भी फोन करके खबर देना कि मां जी कैसी हैं। उन्होंने एक कागज पर अपना नंबर लिखकर मुझे दिया। मैं बस सिर हिला सका। वो अपने ट्रक की तरफ बढ़ गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा। उनका ट्रक स्टार्ट हुआ और कुछ ही पलों में हाईवे पर धूल उड़ाता हुआ मेरी नजरों से ओझल हो गया। अब मैं फिर से अकेला था। जैसे ही सरदार जी गए, भैरव घाटी का खौफ मेरे दिमाग से हटा और उसकी जगह एक और भयानक एहसास ने ले ली। मेरी मां की चिंता और एक गहरा अपराध बोध। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां ढाबे पर बैठा चाय पी रहा हूं और मेरी मां वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही होगी। मैं उस डायन और उसके खौफ में इतना डूब गया कि एक पल के लिए मैं अपनी मां को अपने आने का असल मकसद ही भूल गया था। मुझ पर एक तीव्र ग्लानि का भाव हावी हो गया। मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया। अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो? यह ख्याल किसी जहर की तरह मेरे दिमाग में फैल गया। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा। मैंने ढाबे वाले को पैसे दिए और लगभग दौड़ता हुआ अपने ट्रक की तरफ गया। मेरे जख्मों का दर्द, मेरी थकान, सब कुछ जैसे एक पल में गायब हो गया। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही मकसद था, ब्यावर। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। टूटी हुई खिड़की से आती सर्द हवा अब मुझे चुभ नहीं रही थी, बल्कि जगा रही थी। मैंने ट्रक को हाईवे पर दौड़ा दिया। अब मेरी रफ्तार डर की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी, प्यार और ग्लानि की वजह से तेज थी। हर किलोमीटर जो मैं तय कर रहा था, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। अगले 2 घंटे मैंने बिना रुके, बिना कुछ सोचे बस ट्रक चलाया। मेरे दिमाग में अब कोई डायन नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। मेरे दिमाग में बस अस्पताल का वो बिस्तर था जिस पर मेरी मां लेटी हुई थी। आखिरकार सुबह के लगभग 7 बजे मुझे दूर से अपने शहर ब्यावर का साइन बोर्ड नजर आया। मेरे जाने पहचाने रास्ते, दुकानें, मकान, सब कुछ वहीं था। लेकिन आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैंने शहर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर में अपना ट्रक खड़ा किया। मैं इस टूटे फूटे, खून लगे ट्रक को लेकर घर या अस्पताल नहीं जा सकता था। मैंने एक ऑटो रिक्शा किया और उसे सीधा शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ ले जाने को कहा। ऑटो रिक्शा अस्पताल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था और मेरी हर सांस के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं अंदर क्या खबर मेरा इंतजार कर रही है। क्या मैं वक्त पर पहुंच पाया या मैंने बहुत देर कर दी? इन सवालों ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया था। ऑटो अस्पताल के गेट पर रुका। मैंने कांपते हुए कदमों से अस्पताल की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। मैं उस सुबह जब अस्पताल पहुंचा तो मैंने अपनी मां को बिस्तर पर बैठे हुए पाया। वो कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में वही ममता की चमक थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मैंने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। आज मैंने सिर्फ अपनी मां को नहीं बचाया था, बल्कि अपने खानदान पर लगे एक 50 साल पुराने श्राप को भी खत्म कर दिया था। मेरा ट्रक ड्राइवर का वो सफर जो एक बुरी खबर से शुरू हुआ था, आज एक मुक्ति और एक नई सुबह पर आकर खत्म हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। शत्रुघ्न भाई गोपालगंज बिहार से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, रोमियो भाई नॉर्थ ईस्ट असम से, लकी सिंह भाई फिरोजपुर पंजाब से, शेखर भाई आगरा से, गोपी पांडा भाई कुंवर मुंडा से, देवेंद्र भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत जानवी मानसी जालंधर पंजाब से, मदन पूर्णिया भाई बिहार से, गौतम कोनिका रब्बीदास भाई इंडिया से, आकाश पटेल और नीलम पटेल तारापुर गुजरात से, रोहित कुमार सेन भाई
लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से, समीर ताल्लुकदार भाई बर्धमान से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, सफदार अब्बास भाई पाकिस्तान से, फैसल मिर्जा भाई पाकिस्तान से, प्रकाश गोगोई भाई असम लखीमपुर से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड हरिद्वार से, सन्नी भाई पटियाला से, दुलव मेचे भाई नेपाल से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश से, गुरमीत सिंह भाई न्यू दिल्ली से, गफर सैयद भाई महाराष्ट्र से, सोनू भाई दिल्ली से, श्यामल देव भाई नागालैंड से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, पंकज कुमार सिंघाल भाई न्यू दिल्ली से, विस्पेंद्र सिंह भाई अलवर से, शिव महाकाल भाई न्यू दिल्ली से, आदिल भाई गाजियाबाद से, विवेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, नंदन भाई दिल्ली से, आसिफ भाई कराची से, आंशु कुमार भाई उत्तर प्रदेश से, शिव कुमार पांडे भाई छत्तीसगढ़ सीतापुर से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, बलिहार भाई पंजाब से, परमेश्वर प्रसाद भाई डांसना सोनका से, दीपू भाई सूरत गुजरात से, राहुल भाई ओडिशा से, मिंटू भाई पंजाब से, कविता जी दिल्ली से, शिव कुमार पांडे जी छत्तीसगढ़ से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संदीप जाटव भाई बिजनौर से, संतोष बसनेट भाई नेपाल से, पटेल वीरेन भाई सूरत से, अनिल सिवान भाई बिहार से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, चिंगटेन भाई नागालैंड से, अंगद कुमार भाई सांगरूर इंडिया से, मोहन भाई असम गुवाहाटी से, एजाज बेग जी महाराष्ट्र से, आलोक भाई छत्तीसगढ़ से, मितेश भाई हैदराबाद से, रितेश यादव भाई बेगूसराय से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।